अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है जो रामायण के जैन वर्जन में, उसके जो प्रीफेस वाले भाग में ये राजमाता जीजाबाई के बारे में लिखा हुआ है। जीजाबाई का फोटो तो आपने देखा ही है, तलवार लेके खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं कि राजमाता है। तो ये जो है जीजाबाई, ये उस दिन की बात है जब छोटे से शिवाजी महाराज अपनी माता को बोलते हैं कि मैं भगवान राम के जैसा वॉरियर बनना चाहता हूँ। तो ये कब होता है, उसका हिस्ट्री है। ऑब्वियसली इसके अलग अलग वर्जन है, ये जैन वाला वर्जन है। कुछ मराठी वर्जन में दादोजी कोंडदेव नहीं थे या अलग रोल में थे या जो भी था, जैन वर्जन में ये बताया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जीजाबाई जो है बहुत डिस्टर्ब हुई थी कि भाई औरंगजेब बहुत वायलेंस कर रहा है, और वो ये रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम राष्ट्र के लिए सॉल्व करना चाहती थी। तो वो अप्रोच करती है किसको, गुरु दादोजी कोंडदेव, कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो दादोजी कोंडदेव उनको बोलते हैं कि तुम बाकी सब का जाने दो कि बाकी का कंट्री क्या करेगा, तुम सॉल्व करना चाहते हो या नहीं वो बताओ। तो जीजाबाई बोलते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करूं, हाँ, मैं कैसे अकेली सॉल्व कर लूंगी। तो दादोजी कोंडदेव बोलते हैं हाँ, तुम अकेले इसको सॉल्व कर पाओगे, राष्ट्र के रेडिकलाइजेशन के प्रॉब्लम को। तो जीजाबाई बोलते हैं कि मैं तो अपने आप को पूरा अपना जीवन सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, मुझे समझाओ करना क्या है। तो दादोजी कोंडदेव ने उनको बताया कि बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है, अभी अभी से उसका एजुकेशन करना शुरू करो। रोज तुमको एक ही काम करना है, रामायण का अरण्य कांड पढ़ना है। अरण्य कांड वाला भाग जो है रामायण का रोज पढ़ना है, और तब तक पढ़ते रहना है जब तक बच्चा लड़ाई के लिए रेडी नहीं हो जाता। ओके, तो जब से शिवाजी कोख में पल रहे हैं तब से शुरू होता है, और उसके साथ दूसरी भी स्टोरीज ब्रेवरी की, वैलर की जीजाबाई पढ़ाना शुरू करती हैं, और बर्थ के बाद भी वो रिपीट करती हैं ये स्टोरीज। तो ऐसे ही एक दिन जब वो स्टोरी सुना रहे हैं कि भगवान राम ने जितने भी मुनि महाराज जो संत थे अरण्य में, मतलब फॉरेस्ट में, तो उनको परेशान करने के लिए असुर जो है, जहां वो यज्ञ कर रहे हैं वहीं पे मरा हुआ जो जितने संत को मार दिया जाता है उनकी हड्डियां और ये सब फेंकते हैं असुर, ताकि वो यज्ञ ढंग से कंप्लीट ना हो। ओके, पूजा। तो भगवान राम जब ये देखते हैं तो भगवान राम ये सारे असुरों को मार डालते हैं। तो ये स्टोरी जब सुन रहे थे तो यंग शिवाजी जो है वो खड़े होके बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ वॉरियर लाइक राम। ओके, तो इस प्रकार से कैसे गर्भ से ये संस्कार दिए जा सकते हैं और एजुकेशन करके एक ऐसा वॉरियर मिल सकता है जो आज पूरे पूरे भारत को, हम सबको गर्व होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो स्वराज का वो सपना पूरा कैसे होता। और आज हम जो सब जीवित हैं बिना कन्वर्ट हुए, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मराठा एम्पायर का। तो डी रेडिकलाइजेशन का ये प्रोसेस, ये कंप्लीट होने में हमें जीजाबाई जैसी माताजी लगेंगी जो इस प्रकार के बच्चों को जन्म दे पाए। दूसरा, यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा कि मेरी डॉटर होती, ओके, क्योंकि अब आजकल मुझे कोई 150 साल का बोलता है, कोई 250 साल का बोलता है, इतना बूढ़ा हो चुका हूं मैं। तो कोई पूछ रहा है कि मेरी डॉटर होती तो मैं जॉब करवाने भेजता या एंटरप्रेन्योरशिप करने बनाता। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया, दोनों में से एक भी नहीं। अब मैंने ये आंसर क्यों दिया है, ये मैंने इसलिए आंसर दिया कि पेरेंट जो है, डॉटर के पेरेंट, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्किल्स सिखाओ, ठीक है, और एक अच्छी मां बनने के सारे स्किल सेट सिखाओ। क्योंकि एक बड़ा नेशन, ग्रेट नेशन तभी बन पाएगा जब मदर ग्रेट होएगी, राइट? दिस इज अ ट्वीट आई हैव रिटन, अ ग्रेट मदर इज अ प्री कंडीशन टू अ ग्रेट नेशन। क्योंकि वैल्यूज तो जो मदर ही सिखा रही है,
स्टार्टिंग के जो 6 साल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं इन्फेंट के, वो वैल्यूज वो 100% मदर ही सिखा रही है, वो वाली वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि बर्थ होते ही मदर और उसकी बच्चे की बॉडी, दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, एटलीस्ट 5-6 साल के लिए तो दोनों अलग है ही नहीं एक्चुअली। ओके, तो फादर का रोल लाइफ स्किल सिखाने के लिए अच्छा हो सकता है, होता है मोस्टली, लेकिन जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है वो तो मदर से ही आता है, दैट्स अ फैक्ट। ओके, तो ग्रेट नेशन तो तभी बनेगा जब मदर्स आपको ग्रेट मिलेंगी। इसीलिए हमारे वहां गुरुकुल में गर्ल्स के लिए अलग गुरुकुल था और बॉयज के लिए गुरुकुल अलग था। कभी को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे में ऐसे नहीं था, राइट? क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग जब लेके आए को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, तो वो इक्वालिटी के लिए नहीं, उनको फैक्ट्री में लेबर चाहिए थे, तो उनके लिए तो गर्ल भी लेबर थी और बॉय भी लेबर ही निकलने का था फैक्ट स्कूल में से, क्लासरूम खत्म होके उनको लेबर ही चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने दोनों को साथ में बिठाया, कोई इक्वालिटी इक्वालिटी के लिए नहीं, वो तो आपको चूरन पकड़ाया गया कि इक्वालिटी। तो मदर होने के जो स्किल सेट हैं और एंटरप्राइजिंग के स्किल सेट, ये दोनों सिखाने पेरेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मैं खाली जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, मैं खाली जनरल बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैक्सिमम एज जो गर्ल को सबसे ज्यादा ऑप्शंस, सही गाय सिलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शंस गर्ल को कौन सी एज ब्रैकेट में मिलते हैं, तो जब वो 22 से 25 के बीच होती है, तब उसके पास सबसे ज्यादा ऑप्शन है गाय को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेशन लड़की के पास है चॉइस करने का, जब वो ये एज ब्रैकेट में होती है 22 से 25। तो चाहे आप कितने भी दुनिया के इंटेलिजेंट पेरेंट हो, ये प्रिविलेज वो लड़की से मत छीनो कि सबसे ज्यादा चॉइस में से वो सिलेक्ट कर पाए उसके लिए बेस्ट। ठीक है, तो पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली, उसमें कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं, और एक लिमिट के बाद एक्यूमुलेशन करने का भी कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो 22 टू 25 की एज ब्रैकेट में जितने लड़की को ऑप्शंस मिलेंगे सिलेक्ट करने को, ओके, उतने फिर उसको नहीं मिलने वाले 26 के बाद। दिस इज माई लॉजिक। ओके, अब लड़के का पूरा उल्टा है, वो जितना एज होता जाता है उसको उतना ज्यादा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बिकॉज उसका जो असेसमेंट हो रहा है वो अचीवमेंट अमाउंट बहुत सारे फैक्टर्स पे हो रहा है। ठीक है, गर्ल का असेसमेंट मोस्टली यूथफुलनेस से हो रहा है कि कितनी कम एज है, मदरिंग की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, हेल्दी ऑफस्प्रिंग बर्थ देने के लिए, राइट? उनका असेसमेंट उस तरह से होता है मोस्टली, साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड ऐसे ही चलता है, आप मानो या ना मानो ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रिविलेज पेरेंट्स ने वो लड़की से नहीं छीननी चाहिए, जो मैक्सिमम में से सिलेक्ट करने की प्रिविलेज होती है। दूसरा, आपको ये समझना है कि जितना जितना एज आगे बढ़ता है, उतना ह्यूमंस का ओपिनियन बनाने का स्टैंड स्ट्रांग होता जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। फिर आपने लेट मैरिज करवाया, तो फिर उसका टिकने का चांस उतना उतना कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रूम होने को अब तैयार ही नहीं है, राइट? वो जो नया एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ पार्टनर के साथ, वो एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ओपिनियन अब स्ट्रांग हो चुके हैं हर चीज के लिए। इसीलिए जितनी कम एज में मैरिज हो पा रहा है, कम इन द सेंस फिर 22 से कम नहीं कम इन द सेंस 22 टू 25 इज व्हाट आई एम सेइंग, जितनी कम एज में हो पा रहा है उतना ज्यादा एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उतना ज्यादा सामने वाली फैमिली में ग्रूम होना उतना ज्यादा स्मूथ रहता है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खाली स्टार्टिंग के कुछ साल ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद तो मैरिज मोस्टली टिक जाता है बट स्टार्टिंग के जो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए होती है। जनरली ये होता है, जैसे आप कहीं भी चले जाओ,
अगर आप कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, ठीक है, अब वहां पे आप लेट पहुंचोगे, तो जो कुर्सी खाली है उसी में बैठना है आपने, आप किसी को उठा के तो नहीं बैठ सकते। तो मोस्टली गर्ल्स के साथ ये होता है कि वो मैरिज करके जब नई फैमिली में जाती है, तो जो रोल खाली पड़ा है वही मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, जो रोल खाली पड़ा है वो मिलेगा। वर्क वर्क हो, टास्क हो, या जो भी खाली जगह है वही भरने को मिलेगी। किसी को उठा के आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। फिर ये बात अलग है कि लड़कियां जनरली इतनी मैजिकल होती है, मोस्टली एटलीस्ट हमारी मदर की जनरेशन तो उतनी फ्लेक्सिबल और उतने वाइड रेंज की कैपेसिटीज, स्किल्स वाली होते थे कि 2-3 साल में तो वो किसी को भी कहाँ भी उठा दे बिठा दे, उतना उनका इन्फ्लुएंस आ जाता था फैमिली में। तो खाली ये स्टार्टिंग के पीरियड की बात होती है जब थोड़ा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने कम एज में आप भेजोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा फैमिली के साथ। ओके, तो लड़कियों को तैयार करना है एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए। ओके, लेकिन ग्रूम करना है, डिप्लॉय नहीं करना है। उसमें से पैसे कमाने शुरू नहीं कर देने के हैं। मैं आजकल ये भी देखता हूं, है ना, शुरू कर दो, नहीं नहीं, शुरू नहीं करने का है। पैसे कमाने का काम शुरू नहीं कर देने का है। वो इन लॉज तय करेंगे क्या करना है। वो उनके उनकी एज अ कपल, दोनों को कौन से सिस्टम में मैक्सिमम आउटपुट उनको सही लगता है वो करते रहेंगे, उनको जो करना है करे। राइट, नन ऑफ आवर बिजनेस। ओके, तो डिप्लॉयमेंट वहां होगा, आप ग्रूम करके दे दो। ओके, और मोस्टली मदरिंग वाला स्किल और एंटरप्राइजिंग स्किल। जॉब तो कोई, आई डोंट जनरली प्रेफर ओनली, बिकॉज कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। बिकॉज उसका लोकेशन फिर अलग होगा, टाइमिंग आपको पता है 9 से 7, इट डजेंट मेक एनी सेंस। दैट इज वाई ये जो पूरा सिस्टम था कि मैरिज के टाइम जो गर्ल को दिया जाता था, जो बहुत ही भद्दा सा डाउरी वाला सिस्टम बन चुका है इवेंचुअली, ऐसा नहीं था। एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको अब बहुत खराब बना दिया गया। एक्चुअली ये था कि जो गर्ल होती है, गर्ल चाइल्ड जो होती है, क्योंकि शी इज मोबाइल, मोबाइल मतलब वो शादी करके जाने वाली है, दूसरे लोकेशन में जाने वाली है, दूसरे घर में जाने वाली है, दूसरी सिटी भी हो सकती है शायद। तो मोबाइल एसेट गर्ल को देना है और फिक्स्ड एसेट सन को देना है। दैट इज व्हाट एंशिएंट ब्रेन वाज। तो दैट इज व्हाई गोल्ड ज्वेलरी पहले ही शादी के वक्त ही दे दी जाती थी। और 100% गर्ल्स वेल्थ, ऐसा नहीं कि उसके हस्बैंड के लिए या उनके घर फैमिली वालों के लिए, नहीं, दिस वाज प्योरली स्त्री धन, हर ओनरशिप। ओके, और ये क्यों किया जाता था? और सन से पहले मिल रहा है गर्ल को वेल्थ में से हिस्सा। ओके, और सिस्टम ऐसी थी भारतीय परंपरा की कि गर्ल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जितनी भी बार आए घर, फेस्टिवल्स एंजॉय करे और वो रिलेशनशिप और बॉन्ड मेंटेन रहे। इसीलिए कभी प्रॉपर्टी में इंडियन सिस्टम के हिसाब से हिस्सा इक्वल नहीं किया गया ब्रदर और सिस्टर के बीच, क्योंकि पेरेंट्स ब्रदर के साथ रह रहे हैं एंड ही इज अ फिक्स्ड, उसका रोल फिक्स्ड है, नॉट अ मूवेबल रोल। ठीक है, ये गर्ल को मूविंग एसेट माना जा रहा है तो उसको मूविंग एसेट दिए जा रहे हैं, विच इज अ ज्वेलरी। ओके, तो आइडिया ये है कि मैरिज के वक्त जैसे ही फेरे होते हैं, ऑब्वियसली जो हस्बैंड के एंसेस्टर्स ने जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, उसका 50% का ओनरशिप गर्ल का है, ऑटोमेटिक हो ही गया लीगली। ठीक है, गाय के साइड का, हस्बैंड के साइड का एंसेस्टर्स ने जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, उसकी 50% ओनरशिप वो तुरंत हो गई उसकी, जैसे ही मैरिज हुआ लीगली। ओके, मतलब लड़के के पेरेंट्स ने अपनी वेल्थ में से ऑलरेडी 50% ओनरशिप उसको बना दिया। ओके, लेकिन मिलेगा एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स जाने के बाद। ओके, एट द एंड पॉइंट। तो लड़के के पेरेंट्स ने कपल का एंड पॉइंट का इकोनॉमिक सिक्योरिटी का गारंटी ले लिया। लड़की के साइड के पेरेंट्स ने मैरिज के स्टार्टिंग पॉइंट का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गर्ल का वो ले लिया। ये जो भी गिफ्ट दिया या गोल्ड दिया, जो भी दिया है, ओनली हर, इट इज हर ओनरशिप,
नॉट द हस्बैंड। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट का सिक्योरिटी हो गया और एंड पॉइंट का हो गया। तो कपल जो है, फ्रेश कपल, वो स्टार्टिंग का गोल्डन ईयर्स पैसे कमाने में वेस्ट ना कर डाले, इसके लिए ये सिस्टम बनी थी, विथ अ पॉजिटिव इंटेंट। इसका क्या बन गया वो, दैट इज वेरी 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 बैड। जो बन गया, मांगना शुरू हो गया और ये सब, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव ये था कि गर्ल्स की पेरेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट उसको इकोनॉमिकली सिक्योर करके दे रहे हैं, और लड़के के पेरेंट्स एंड पॉइंट सिक्योर करके दे रहे हैं। ओके, सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका फिर कुछ अलग ही बन गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंटरप्राइजिंग स्किल सिखाओ और मदरिंग के स्किल सिखाओ। ओके, सो और फिर तय इन्होंने करना है भाई, दोनों कपल कपल जो है वो डिसाइड करेंगे कि फैमिली एज अ यूनिट मैक्सिमम आउटकम कैसे आ रहा है। लड़के को काम के भेज के फैमिली के लिए नेट प्रॉफिट हो रहा है, कि लड़की को काम पे भेज के फैमिली के लिए नेट प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जो जो भी सिस्टम सपोज कपल ने बनाया है, खाली एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दोनों का 50,000 सैलरी है, वो फैमिली के लिए 1 लाख का नेट इनकम हुआ ईयरली, मंथली। ओके, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, वो ज्यादा सही लग रहा है, या हस्बैंड अर्निंग 80,000 एंड द गर्ल might be doing, not be doing, but maintaining the house responsibilities as a primary responsibility. ओके, वो ज्यादा सही लग रहा है, या ये ज्यादा सही लग रहा है कि दोनों के दोनों फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप कुछ सेटअप करें, देन देर इज फुल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका, मैं तो वही प्रेफर करवाऊंगा, अगर कोई मुझे पूछ रहा है, तो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप वैसे ही एंशियंट भारत फंक्शन करता था। ओके, को आपका इकोनॉमिक स्टीयरिंग व्हील फाइनेंस का आपके हाथ में ही होना चाहिए, फैमिली के हाथ में होना चाहिए, राइट। तो आपका बर्थ रेट भी नहीं गिरेगा, फैमिली भी मेंटेन हो रहा है, प्रॉफिट्स भी आपको मिल रहा है। सो एंटरप्राइजिंग इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट। ओके, बट दिस इज जस्ट व्हाट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि कपल को ये तय करना चाहिए कि फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटकम कैसे आ रहा है, बिना डिस्टर्ब किए कुछ, ठीक है। इंडिविजुअल का बेनिफिट देखोगे, जो क्लासरूम और कॉलेज ने सिखाया है, तो पक्का आपके केसेस होंगे एक दूसरे के ऊपर, फैमिली लाइफ पूरा गया फिर, अगर इंडिविजुअलिज्म करोगे तो। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने सजेशन दिया है कि नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑपरेशन सिंदूर में रहने वाला है, और छत्रपति शिवाजी का जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहा नेवी में, राजराजा चोला का भी रहा, इनका भी रहा। लेकिन ये जो ऐसे अचीवर्स होते हैं और ऐसे एस्पिरेशंस ऐसे ही हवा में से नहीं टपकते हैं। इनके जब चाइल्डहुड में इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टोरीज सुनाई है, उनका गाइडेंस करा है, तब जाके ऐसे एस्पिरेशंस वाले अचीवर्स हमको मिलते हैं। किस बात की स्टोरी? नेशनलिज्म की स्टोरी, ब्रेवरी की स्टोरी, इनोवेशन की स्टोरीज। तो क्या हम फिर से पेरेंटिंग और बर्थ रेट्स को नेक्स्ट जनरेशन के लिए कूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये प्रश्न है। तो मैंने छोटा सा सजेशन दिया है कि अहिल्याबाई पुरस्कार या जीजाबाई पुरस्कार करके मदर्स को नेशनल अवार्ड्स देने चाहिए। किन की मदर्स को? और वो सारे पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिनके बच्चे सक्सेसफुल रहे। जो भी यूथ है जो सक्सेसफुल होता है, जैसे चेस में गुकेश हो गया, तो गुकेश को, चलो गुकेश को तो आप अवार्ड दे ही दोगे, पर वो अवार्ड का नेगेटिव यूजेज भी हो सकता है उसके दिमाग में, ओके, फ्यूचर में। लेकिन जो उनके पेरेंट्स या मदर्स को आप अवार्ड दोगे रिकॉग्नाइज करते हुए, उससे कितने सारे पेरेंट्स इंस्पायर होंगे उतनी मेहनत करने के लिए कि गुकेश जैसा सक्सेसफुल बच्चा हो, ओके, उसको ट्रेन करने के लिए, ग्रूम करने के लिए। इसीलिए मेरा ये मानना है कि मदर्स और पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। और फिर आप ये सारे पेरेंट्स का एक रिसोर्सेज का पूल बनाओ, इंफॉर्मेशन रिसोर्स का, कि पेरेंटिंग कैसे अच्छे तरीके से हो सकती है, और उसको आप फ्री और ऑनलाइन रख दो गाइडेंस के लिए, सबके लिए। ओके, ऑनलाइन डाल दो कि भाई ये सक्सेसफुल बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स ऐसा ऐसा पेरेंटिंग
इनका स्टाइल है, इनका मेथडोलॉजी है। ओके, इनको उनके इंटरव्यूज डाल सकते हो, पॉडकास्ट करा सकते हो। ओके, तो जितना जितना हम पेरेंट्स को एम्पावर करेंगे उतना हमको एक एस्पायरिंग नेशन मिलता जाएगा ऑटो पायलट मोड पे। कल को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सक्सेस होना है तो मुझे स्टेट के पास भीख मांगना है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सक्सेस के लिए स्टेट के पास मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये फ्री में दे दो, वो फ्री में दे दो। ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और फैमिली ही उतनी एम्पावर्ड होनी चाहिए कि वो खुद से अपने बच्चे को अच्छे से ग्रूम करें। बार बार स्टेट से मदद मांगना ये कोई लॉन्ग टर्म अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा ट्रेंड। ओके, उससे अच्छा पेरेंट्स और फैमिली को ही उतना एम्पावर कर दो कि वो खुद ही ऑटो पायलट मोड में ग्रूमिंग कर लेंगे बच्चे की अच्छी तरह से। तो मेरा एक बस एक छोटा सा सजेशन था कि अहिल्याबाई पुरस्कार या जीजाबाई पुरस्कार ये कर सकते हैं। एटलीस्ट मदर्स को, पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना तो हम शुरू करें कि ऐसी क्या उन्होंने कैसे ग्रूमिंग करी, कितनी मेहनत करी, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करी, तब जाके उनका बच्चा ये सक्सेस कर पाया। तो बाकी के पेरेंट्स को ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन मिलेगा।